अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शेरी, जहाँ पे फ़िलहाल हम डील कर रहे हैं स्टाइलिस्टिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को। एंड फॉर द पीपल फॉलोइंग द प्लेलिस्ट, उनको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने जो है वो ब्रांचेस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स को डिस्कस किया। इसके अंदर हमने डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया, लाइक द हिस्टोरिकल स्टाइलिस्टिक्स, लाइक द क्रिटिकल स्टाइलिस्टिक्स, द कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स एंड द फंक्शनलिस्ट, फॉर्मलिस्ट, बहुत सारे स्टाइलिस्टिक्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मलिस्ट स्टाइलिस्टिक्स को डिटेल में। And for the people who have watched the previous video, I just want to give a revision of Roman Jacobson. जब हमने फॉर्मल स्टाइलिस्टिक्स पढ़ी थी वहाँ पे, तो हमने बात की थी रोमन जैकॉब्सन की। हमने वहाँ पे ये देखा था कि रोमन जैकॉब्सन वाज अ पर्सन जो कि हमारे पास क्या हैं, फॉर्मलिस्ट हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि रोमन जैकॉब्सन को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था फॉर बीइंग अ फॉर्मलिस्ट, ठीक है। अब फॉर बीइंग अ फॉर्मलिस्ट उनको क्रिटिसिज्म क्यों फेस करना पड़ा था? क्योंकि लोगों ने ये कहा था कि हाउ कैन यू निगलेक्ट द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनालिसिस, जो कि मीनिंग है, जो कि कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें हम डील करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है। लाइक उसका फंक्शन क्या है, वो लैंग्वेज किस तरह से यूज़ हो रही है, मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। तो रोमन जैकॉब्सन क्योंकि फॉर्म पे फोकस कर रहे थे, तो ही हैज़ टू फेस वे टू मच क्रिटिसिज्म फॉर दैट। ओके, सो अब उस क्रिटिसिज्म के बाद रोमन जैकॉब्सन जो है वो फंक्शनलिस्ट बन गए। लाइक उन्होंने अपना पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया फ्रॉम फॉर्मलिस्ट टू फंक्शनलिस्ट। उन्होंने फंक्शनलिज्म को फोकस करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रेज होता है कि रोमन जैकॉब्सन जो है वो अगर फॉर्मलिस्ट थे, ठीक है, तो वहाँ पे अभी हम फॉर्मल स्टाइलिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो वाई ही इज गोइंग टू बी प्रूव्ड एज फंक्शनलिस्ट ओवर हियर? बेसिकली क्योंकि रोमन जैकॉब्सन जो हैं, इनकी सही प्रोनाउंसिएशन है रोमन यैकॉब्सन, लेकिन यहाँ पे हम इसको जैकॉब्सन ही प्रोनाउंस करेंगे। यू कैन चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑन गूगल, आपको जो प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रोमन जैकॉब्सन जो हैं वो फॉर्मलिस्ट हैं, फॉर्मलिज्म के बेसिक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। इवन दो बाद में जाके उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ फॉर्मलिज्म को लेके और उन्होंने फंक्शन पे फोकस करना स्टार्ट किया, बट इवन आफ्टर दैट हम उनके फॉर्मलिज्म में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ही इज़ नॉन एज अ फॉर्मलिस्ट, ही इज़ नॉन एज अ फॉर्मलिस्ट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द फॉर्म्स, ठीक है, इनटू द स्टडी ऑफ द फॉर्म, इनटू द एनालिसिस ऑफ द फॉर्म। इस वजह से वो फॉर्मलिस्ट हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे उनके जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है हम उसको डील करेंगे। ओके, तो उनको फंक्शनलिस्ट कहा गया बाद में because he described the function corresponding to the aspects of language and a system of communication। अब यहाँ पे उनका एक जो है, उन्होंने 1958 में एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उन्होंने अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए थे। ये सारी चीज़ का क्रक्स बताती हूँ, देन हम इसको रीड आउट करेंगे। 1958 में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा जो है, वहाँ पे उनकी एक कॉन्वर्सेशन थी जिसमें उन्होंने डिफरेंट व्यूज़ दिए थे। किस चीज़ पे व्यूज़ दिए थे? कि लैंग्वेज जो है उसका फंक्शन क्या रोल प्ले करता है हमारे पास, उसको जो है उसको मीनिंग प्रोवाइड करने में, ठीक है। 1958 में इंडियन यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि किसी भी मैसेज को ऑपरेटिव होने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि वो जो कोड है, यानी कि जो मैसेज है हमारा, वो फुली या एटलीस्ट पार्शली कॉमन हो एड्रेसर एंड एड्रेसी दोनों के लिए, ठीक है। कि वो जो हमारे पास है कोड जो है हमारे पास जो कम्युनिकेशन का, वो कम अज़ कम फुली नहीं तो पार्शली जो है वो हमारे पास होना चाहिए, कॉमन टू बोथ द एड्रेसर एंड द एड्रेसी। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी अपने फ्रेंड को एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ इन अ कोड वर्ड। वो कोड वर्ड अगर मैं सिर्फ अपने पास कोड वर्ड कंसीडर करके उसको यूज़ करूँगी तो ही वुड नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट दैट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं वही कोड वर्ड उसको भी पहले से बताऊँगी देन हम उसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, तो दैट वुड बी द थिंग जहाँ पे वो कोड हमारे लिए, दोनों के लिए कॉम्प्रिहेंडेबल है, हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है और हम जानते हैं उसको कि वो क्या है, तो वहाँ पे हमारा मीनिंग कन्वे हो पाएगा। एंड फाइनली अ कॉन्टैक्ट, फिजिकल और द साइकोलॉजिकल चैनल
एंड कनेक्शन बिटवीन द एड्रेसर एंड द एड्रेसी, यानी कि एड्रेसर और एड्रेसी के बीच में या तो कोई साइकोलॉजिकल या फिर कोई फिजिकल जो है वो कनेक्शन चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू हम बात को कम्युनिकेट कर सकें, enabling both of them to stay in communication। तो ये चीज़ उन दोनों को हेल्प करेगी कि वो कम्युनिकेशन में रह सकें, वो चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें। ठीक हो गया। अब ये जो सेक्शन है यहाँ पे हम ये चीज़ बात करते हैं कि ही डिस्क्राइब द फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इन अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने ये कहा कि फंक्शन जो है उसको उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के साथ रिलेट करके बताया, और उनकी जो क्लोजिंग स्टेटमेंट थी, उनके आर्ग्यूमेंट की जो क्लोजिंग स्टेटमेंट थी, उसमें उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की थी, ये सारी की सारी चीज़। ठीक है कि एक कोड जो है उसको फुली नहीं तो कम से कम पार्शली कॉम्प्रिहेंडेबल होना चाहिए फॉर बोथ द लिसनर, आई मीन द एड्रेसर एंड द एड्रेसी, तभी जाके वो कम्युनिकेशन को जो है वो कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, Jacobson became a functionalist by relating language to its communicative setting। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है ना कि आप लैंग्वेज को जो है वो उसकी कम्युनिकेटिव सेटिंग से रिलेट कर रहे हो, यानी कि लैंग्वेज को आप उसकी जिस कॉन्टेक्स्ट में वो सेटिंग हो रही है उसमें रिलेट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है लैंग्वेज को रिलेट करना कम्युनिकेटिव सेटिंग्स के लिए, ये उनका किस में था? प्रोजिक वर्क्स में, कि प्रोजिक वर्क्स में वो इस चीज़ को फोकस करते थे। लेकिन जब पोइटिक फंक्शन की बात आई तो पोइटिक फंक्शन में ये हुआ कि लिंग्विस्टिक आर्टिफैक्ट, यानी कि जो लैंग्वेज के आर्टिफैक्ट्स थे, जो लैंग्वेज का आर्ट था, पोइट्री में जो यूज़ हुआ, हैज़ नो फंक्शन बियॉन्ड इटसेल्फ। कि हमने वहाँ पे मेटाफर्स यूज़ किए, ठीक है, हमने वहाँ पे एलिट्रेशंस यूज़ किए, हमने वहाँ पे सिमिलीज यूज़ की, ये सारी की सारी चीज़ें हमने समहाउ यूज़ की ब्यूटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्यूटिफिकेशन के सिवा इसका कोई फंक्शन नज़र नहीं आता। ब्यूटिफिकेशन जो है वो हमारे पास, इसके सिवा ब्यूटिफिकेशन के हमें यहाँ पे इसका कोई फंक्शन नज़र नहीं आता। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जब पोइटिक फंक्शंस की बात है या पोइट्री की बात है तो वहाँ पे जो लिंग्विस्टिक आर्टिफैक्ट है या फिर लैंग्वेज जो यूज़ हुई है उसका कोई भी फंक्शन नहीं है बियॉन्ड इटसेल्फ, कि वो सिर्फ वो लैंग्वेज ही है जो यूज़ हुई है, उसके अलावा उसका कोई फंक्शन नहीं है। इट does not relate to the communicative setting somehow। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो कम्युनिकेटिव सेटिंग से रिलेट भी नहीं कर रहा होता। लाइक अभी हम अगर कहीं पे बात कर रहे हैं किसी सोसाइटी की, ठीक है, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुवर्टी की। अब यहाँ पे हम जो है वो डैफोडिल्स पोम में, जैसे नहीं, आई थिंक डैफोडिल्स नहीं, एक पोम है उसके अंदर वो द रेन, आई थिंक, या आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, जहाँ पे वो हम बात करते हैं, चलो सपोज हम बात करते हैं वहाँ पे लीव्स की, कि वो जो लीव्स हैं, अपर लीव्स को वो कंपेयर करता है किसके साथ? रिच के साथ, और लोअर लीव्स को वो कंपेयर करता है पुअर के साथ। अब ये जो उसने ये चीज़ यूज़ किया, लीव्स का उसने जो यूज़ किया रेफरेंस, अब वहाँ पे सोसाइटी और पुवर्टी को उसने लीव से रिलेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लीव्स थे इनका कोई कम्युनिकेटिव सेटिंग से कनेक्शन नहीं था, लेकिन स्टिल उसने यूज़ किया। तो वो ये कहता है, जैकॉब्सन ये कहता है कि लिंग्विस्टिक आर्टिफैक्ट्स जब पोइट्री की बात आ जाती है तो वो उनका सिर्फ फंक्शन वही होता है कि वो लिंग्विस्टिक आर्टिफैक्ट्स होते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अ गोल ओरिएंटेड मल्टी फंक्शनलिज्म। ओके, एज पर द नेम सजेस्ट्स, मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है, फंक्शनलिज्म मीन्स फंक्शन। ठीक है, तो मल्टी फंक्शनलिज्म में हमारे पास जो चीज़ है कि एक चीज़ है, एक लिटरेरी वर्क है, एक पोइटिक वर्क है, उसके फंक्शंस होंगे डिफरेंट, और उसके जो फंक्शंस होंगे वो अगर एक से ज़्यादा है तो वो मल्टी फंक्शनलिज्म में आएगा। अब एक गोल ओरिएंटेड मल्टी फंक्शनलिज्म से क्या मुराद है कि वो जो उसके फंक्शंस हैं, एक है, एक से ज़्यादा है, दो हैं, तीन हैं, उन फंक्शंस का कुछ ना कुछ गोल है जिसको अचीव करना है उस लिटरेरी टेक्स्ट का पर्पस। अब अ फंक्शन विच डायरेक्ट्स टूवर्ड सम गोल, ठीक है, गोल ओरिएंटेड मल्टी फंक्शनलिज्म क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो हमें डायरेक्ट करे किसी ना किसी गोल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अ लैंग्वेज माइट बी यूज्ड, लैंग्वेज, अब हम लैंग्वेज को क्यों यूज़ करते हैं, लैंग्वेज हमारे पास किस किस तरह से यूज़ हो सकती है। कॉनोटेटिवली का मतलब होता है लिटरल मीनिंग में, ठीक है। अ लैंग्वेज माइट बी यूज्ड कॉनोटेटिवली टू इन्फ्लुएंस द एड्रेसर, कि लिटरल मीनिंग में जब भी कोई पर्सन कुछ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कोई भी एड्रेसी है,
सॉरी एड्रेसर है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब मैं जो भी लैंग्वेज यूज़ करूँगी इस वीडियो में वो कहीं ना कहीं मेरा पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि वो आप लोगों को, लिसनर्स को इन्फ्लुएंस करे एंड लिसनर्स जो है वो मेरे बात को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें, ठीक है। तो लिटरली उसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, मतलब क्वांटिटेटिवली उसका जो गोल होगा वो क्या होगा कि वो इन्फ्लुएंस कर सके एड्रेसी को। इमोटिव उसका जो फंक्शन होगा, इमोटिव फंक्शन क्या होगा, एक्सप्रेस करना, इमोशंस को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि इसका फेटिक फंक्शन यह होगा, ये होगा कि इट इज़ यूज टू मेंटेन एंड एस्टैब्लिश द कॉन्टैक्ट विद द इंटरलोक्यूटर। अब अगर आपको याद है तो इंटरलोक्यूटर मैंने पहले बताया था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इन्वॉल्व है कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, उसको हम इंटरलोक्यूटर कहते हैं। तो बेसिकली मल्टी फंक्शनलिज्म का मतलब है कि मोर देन वन फंक्शंस ऑफ एनी पीस ऑफ लैंग्वेज, एनी आर्टिफैक्ट, एनी पोएटिक और लिटरेरी वर्क। अब फंक्शनलिज्म एम्प्लॉयज गोल ओरिएंटेशन, कि फंक्शनलिज्म, जब हम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ गोल होता ही होता है, ठीक है। अब जॉफ्री लीच इंटरप्रेट्स जैकॉब्सन्स पोएटिक फंक्शन एज अ मैसेज और टेक्स्ट इज सीन एज अ मीन्स टू एन एंड। मीन्स टू एन एंड का मतलब है कि कोई ना कोई हमें गोल अचीव करना है, कुछ ना कुछ हमें अचीव करना है, किसी ना किसी एंड पे जाके हमें उसको स्टॉप करना है, वो हम कहेंगे मीन्स टू एन एंड, यानी कि हमारे टूवर्ड एन एंड। इसको इस तरह से हम समझ लेते हैं। टूवर्ड एन एंड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ गोल है, जो गोल है उसका वो एंड है, ठीक है। यानी कि जब एक गोल हम सेट करते हैं तो वो हमारे पास एंडिंग पॉइंट वही होता है ना, कि हमारे सारे स्ट्रगल का जो एंडिंग पॉइंट होगा वो हमारा गोल होगा। तो जब जॉफ्री लीच ये कहते हैं कि जैकॉब्सन के मीनिंग और टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है इट कैन बी सीन एज अ मीन्स टू एन एंड, यानी कि मीन्स टूवर्ड एन एंड, टूवर्ड गोल, वाइल इन पोइटिक फंक्शन। फिर वही बात आ गई, पहले हमने जब जैकॉब्सन का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा तो वही कहते हैं कि पोइटिक फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो बस पोइटिक फंक्शन ही है, उसका और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पोइटिक फंक्शन के लिए जॉफ्री लीच कहते हैं कि अ मैसेज और अ टेक्स्ट इज रिगार्डेड एज एन एंड इन इटसेल्फ, कि वो खुद में ही सब कुछ है, खुद में ही एंड है, देयर इज नथिंग आफ्टर दैट। वो हमारे पास जो है पोइटिक फंक्शन आ जाएगा। पोइट्री का कोई भी फंक्शन, इस मतलब पोइटिक जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनका ये फंक्शन है, पोइटिक लैंग्वेज का, लैंग्वेज यूसेज का ये फंक्शन है कि वो अपने आप में ही है सिर्फ। इट इज़ ऑटो फंक्शनल, या फिर अगर टेक्निकली बात करें तो ऑटोटेलिक, कि उनका जो है वो अपने आप पे ओरिएंटेड है, जैसे ये गोल ओरिएंटेड है। कोई मैसेज या टेक्स्ट जब हमारे पास प्रोजिक फॉर्म में आ जाता है तो वो गोल ओरिएंटेड होता है, लेकिन जब कोई पोइट्रिक फॉर्म में आ जाता है तो वो ऑटो फंक्शनल या फिर सेल्फ ओरिएंटेड हम उसको बोल सकते हैं। ओके, लीच ऑब्जर्व्स इन अदर फंक्शंस टेक्स्ट और मैसेज आर इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ देयर एफिशिएंसी इन अटेनिंग मीनिंग्स, यानी कि कहीं पे भी जब हम किसी भी वर्ड को इंटरप्रेट करते हैं, किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, तो हमारा बेसिक जो मैसेज है, हम उसको, सपोज हमने किसी को टेक्स्ट किया या फिर हमने किसी को कुछ बात करने की कोशिश की, अब वो हमारी बात कब अफेक्टिव कंसीडर होगी, जब हम अपना मैसेज कन्वे करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी टेक्स्ट या मैसेज जो हमारे पास है वो इवैल्यूएट हम उसको किस बिहाफ पे, किस क्राइटेरिया पे करते हैं, एफिशिएंसी इन अटेनिंग द मीनिंग, कि मीनिंग को अटेन कर सके एफिशिएंटली। लेकिन जबकि हमारे पास पोएटिक फंक्शन है उसको हम इवैल्यूएट किस बेस पे करते हैं, टू इनेट बाय क्राइटेरिया इनेट टू देमसेल्फ। जब पोएटिक फंक्शन की बात आती है तो हम ये बात करते हैं कि बस उसका खुद का जो क्राइटेरिया उसने इस्टेब्लिश किया है ना, उसी क्राइटेरिया को वो फुलफिल करे तो वो ही पोएटिक फंक्शन के लिए काफ़ी है। हम पोइट्री को इस बिहाफ पे इवैल्यूएट करते हैं। ही सजेस्टेड 2 points टू सपोर्ट द पोएटिक लैंग्वेज। अब उन्होंने 2 points दिए पोएटिक लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए। उसमें पहला पॉइंट था मल्टी फंक्शनलिज्म इज अ नॉर्म, कि मल्टी फंक्शनलिज्म हमारे पास क्या है, एक नॉर्म है, एक रूल है, एक ट्रेडिशन है। अ टेक्स्ट इज सपोज टू हैव मोर देन वन फंक्शंस। ओके, टेक्स्ट के एक से ज़्यादा फंक्शंस होने चाहिए, एक से ज़्यादा फंक्शंस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी टेक्स्ट है उसके एक से ज़्यादा फंक्शंस होंगे। वन फंक्शन में डोमिनेट द अदर वन, ठीक है। अब समटाइम्स ओके, सपोज हमारे पास एक टेक्स्ट है, उसमें हमारे पास हमने जो है वो मैसेज कन्वे किया, जिसमें पहला फंक्शन हमारे पास है मैसेज देना,
दूसरा फंक्शन है हमारे पास किसी को टॉन्ट करना, ठीक है। अब समटाइम्स हमारा ये फंक्शन डोमिनेट करेगा, समटाइम्स हमारा ये फंक्शन डोमिनेट करेगा। मल्टी फंक्शनलिज्म का मतलब है एक टेक्स्ट के एक से ज्यादा फंक्शंस हैं और उनमें से कभी एक फंक्शन डोमिनेट करेगा, कभी कोई दूसरा फंक्शन डोमिनेट करेगा। अब इसको हम लिटरेरी वर्ल्ड में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिटरेचर में कोई भी पोइटिक फंक्शन जो है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कोई पोइटिक फंक्शन डोमिनेट कर रहा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कोई जो है वो मैसेज कन्वे करने के लिए फंक्शन डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है। This framework allows the text to be a combination of many functions. For example, एक लव सॉन्ग है हमारे पास, लव सॉन्ग है वो एक टाइम पे लव सॉन्ग भी है, वो इमोशंस को भी कन्वे कर रहा है, वो इमोटिव भी है, वो टेक्सचुअल भी है, वो पोइटिक भी है, ठीक है। अब ये 3 फंक्शंस उसके आगे हमारे पास, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा, अब ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों फंक्शंस एक ही टाइम पे डोमिनेट करेंगे। हो सकता है किसी पर्सन ने उसको रोमांटिक मूड में बैठ के पढ़ा तो उसके लिए वो लव सॉन्ग है। हो सकता है किसी पर्सन ने उसको किसी थ्योरी को अप्लाई करके पढ़ा तो वो उसके लिए कोई थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए पीस ऑफ टेक्स्ट है। हो सकता है किसी पर्सन ने उसको यूज़ किया किसी अपने लव्ड वन को मैसेज कन्वे करने के लिए, तो वहाँ पे उसका तीसरा फंक्शन हमारे पास एक्टिवेट हो गया। तो डोमिनेट कौन सा फंक्शन कर रहा है ये हमारे पास एक सेपरेट मैटर है, लेकिन एक टेक्स्ट के एक टाइम पे एक से ज्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। पहला पॉइंट था ये, ठीक है, कि एक जो है वो टेक्स्ट के मल्टी फंक्शंस हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? देयर इज अ कनेक्शन, इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन द फंक्शन एंड मीनिंग। Poetics is always a re-evaluation of the discourse in all its components. पोइट्री जो है वो हमारे पास री-इवैल्यूएशन होती है हमेशा डिस्कोर्स की और उसके तमाम कंपोनेंट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है कि एक जिस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस टाइम पे बात करने का। अब उसमें या तो कुछ फंक्शन होगा मेरा, या फिर मेरी कम्युनिकेटिव इंटेंशन होगी। अब मेरा फंक्शन क्या है इस टाइम पे कि आप लोगों को मेरी बात समझाना। कम्युनिकेटिव इंटेंशन यानी कि मेरा कम्युनिकेट करने का इंटेंशन क्या है, वो भी यही है कि मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं, अफेक्टिवली कन्वे कर सकूं और रॉमन जैकब्सन को फॉर्मलिज्म के टॉपिक के अंडर फंक्शनलिस्ट प्रूफ कर सकूं। ठीक हो गया। अब जब ये हेयरर्स पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, यानी कि जब ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, तब यहाँ पे क्या होगा? सिग्निफिकेंस या इंटरप्रिटेशन। अब आपके लिए क्या होगा? आपके लिए उस बात की सिग्निफिकेंस होगी। आप कंसीडर करोगे कि इस बात की क्या सिग्निफिकेंस है जिस बेस पे रॉमन जैकब्सन को फंक्शनलिस्ट प्रूफ किया गया, इवन दो हम फॉर्मलिस्ट स्टाइलिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, आपका जो मेन फोकस है वो इंटरप्रिटेशन पे होगा कि मैं जो बात कर रही हूँ आप लोग उसको इंटरप्रेट कर सकें, आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस तरह से जो हमारे पास फंक्शन है, कनेक्शन और मीनिंग और फंक्शन में बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है हमारे पास। ये दूसरा पॉइंट था रॉमन जैकब्सन ने कहा। ओके, अब अगर हम स्टाइलिस्टिक्स और लिंग्विस्टिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करें तो स्टाइलिस्टिक्स में हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ द स्टाइल विद अ व्यू ऑफ एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट एंड द पोटेंशियल फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन, कि हमने फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट को और उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए जो हम जितना पोटेंशियल हम उसको कंसीडर करते हैं कि हम इसको कितना इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम उसके बिहाफ पे हम उसको स्टाइलिस्टिक्स में स्टडी करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट की फॉर्म के बीच में और उसके जो पोटेंशियल फॉर इंटरप्रिटेशन के बीच में जो रिलेशन है उसको हम स्टाइलिस्टिक्स कहेंगे। जबकि हमारे पास जब लिंग्विस्टिक फंक्शन की बात आएगी तो वहाँ पे इंटरनल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, कि एक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के जो इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं हम उसको डील करेंगे, एज वेल एज द लार्जर एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ इंटरप्रिटेशन या लार्जर एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ हमारे सोसाइटी, कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। बेसिकली लिंग्विस्टिक फंक्शन हमारे पास क्या है कि इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज टू व्हाट इज नॉट अ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज टू सोसाइटी, कॉन्टेक्स्ट, कल्चर, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास लिंग्विस्टिक फंक्शन में आ जाती हैं।
ओके, तो ये था आज का सेशन फॉर्मल स्टाइलिस्टिक्स पे। आई होप आपको समझ आ गया हो कि रॉमन जैकॉब्सन बीइंग अ फॉर्मलिस्ट उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया, इस वजह से उनको हमने यहाँ फंक्शनलिस्ट प्रूफ किया, लेकिन उनको हम फॉर्मलिस्ट भी कंसीडर करते हैं बिकॉज ही वॉज द वन हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मलिज्म। सो या आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस, and I'll see you in the next video. Stay safe. Bye bye. Thank you for watching.